नमस्कार दोस्तों। आज की आप सभी का इस क्लास में दोबारा से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल एंटीवायरल ड्रग्स का पार्ट वन कल बताया था मैंने। उसमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी, है ना आपको। और उसमें आपके ड्रग की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसमें मैंने वहाँ तक आपको हर्पेस उसमें बता दिया था, रिट्रोवायरस तक बता दिया था, उसका पहला पार्ट। तो आज हम मेनली जो फोकस करेंगे, दूसरे पार्ट पे फोकस करेंगे, एंटी रिट्रोवायरस। उसमें मैं एंटी इन्फ्लुएंजा पढ़ लिया था, एंटी हर्पेस पढ़ लिया था, और भी कई सारी ड्रग्स पढ़ी थी जो इम्पोर्टेंट थी। तो आज जो है बेसिकली हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपको बताऊंगा। एंटीवायरल का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट है, क्या है, टेनोफोबिर। एंटी रिट्रोवायरल की ड्रग है टेनोफोबिर। ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होती है एडिनोसाइन की, है ना, एडिनोसाइन की। ये न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनोसाइन, आपने सुना होगा, ATGC, एडिनोसाइन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल वगैरह, है ना, ये सारे होते हैं DNA के अंदर पाए जाते हैं। और इसके जो मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इसके जो मैकेनिज्म की बात है, ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन करता है। उससे क्या होता है, इनहिबिट करता है, वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। और इसके कारण क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ चेन इलोंगेशन, जो HIV की चेन होती है लंबी वाली, उसको रिमूव कर देता है ताकि वो वहीं स्टॉप हो जाए। इसका बेसिकली इसकी जो ओरल वायबिलिटी कम होती है, इसलिए इसको एज अ प्रोड्रग को हम डिस्प्रोक्सिल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो रेनल में बहुत ज़्यादा होते हैं ना, किडनी में दिक्कत आ सकती है इससे। इसके बाद इसके जो यूजेज हैं, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV दोनों में इसका यूज़ किया जाता है टेनोफोबिर का। इसके बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। नौसिया है, फ्लैटुलेंस है, लूज मोशंस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, और स्लाइट इंक्रीज इन सेरम क्रिएटिनिन। ये लीवर में होता है दोस्तों, सेरम क्रिएटिनिन, इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले ड्रग की, इंटरफेरन अल्फा। तो ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये अफेक्ट करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को, वायरल mRNA मतलब मैसेंजर RNA को, रेप्लिकेशन को उसको अफेक्ट करते हैं। या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सप्रेस करते हैं किसको दोस्तों, वायरल प्रोटीन सिंथेसिस को, जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाता है, तो वो रेप्लिकेशन होना बंद हो जाता है ना वायरस का। और क्या करते हैं, इंटरफेरन रिसेप्टर जो होता है, जैक स्टैट टायरोसिन प्रोटीन्स को याद रखिएगा, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक स्टैट टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ये होते हैं बेसिकली रिसेप्टर। इंटरफेरन अल्फा के 3 फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 फॉर्म होती है इंटरफेरन की। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पे। जो यूजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला आता है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में इसका यूज़ हो सकता है। इंटरफेरन अल्फा 2A, इसकी जो डोज होती है 2.5 से 5 MU 3 टाइम्स होती है, 4 to 6 मंथ के लिए होती है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस C में यूज़ होता है इसका। और एड्स रिलेटेड कपोसिस सार्कोमा में यूज़ होता है। कॉन्डलोमा एक्यूमिनेटा में यूज़ होता है। ये बीमारी जो होती है पापिलोमा वायरस से होती है, और उस टाइम पे इस ड्रग के साथ साथ पोडोफाइलिन टॉपिकल भी इसको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है इसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस में भी यूज़ होती है ये, और हर्पेस जोस्टर में भी, और साइटोमेगालो वायरस में भी इसको दिया जाता है इंटरफेरन को। और क्रोनिक माइलॉइड लिकोमिया, मल्टीपल माइलोमा वगैरह में भी दिया जाता है। यहाँ पर आप एडवर्स इफेक्ट देख सकते हैं इसके क्या क्या है। एक फ्लू लाइक सिम्टम है जिसमें फटीग आता है, पेन्स मलाइसी आता है, फीवर आता है, नौसिया आता है दोस्तों। न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, नंबनेस हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। उसके बाद माइलियो सप्रेशन में दोस्तों आता है डोज डिपेंडेंट न्यूट्रोपेनिया हो सकता है। उसके बाद हाइपोटेंशन हो सकता है, एलोपेसिया हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन भी हो सकते हैं। बात करते हैं अगले की, अब पढ़ेंगे एंटी रिट्रोवायरस ड्रग क्या क्या हो सकती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें मेन ये ड्रग थी, तो अब हमने जो अब देखते हैं इसमें आता है हमारा एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के बारे में। एंटी रिट्रोवायरल में जो पहला आता है उसमें आता है आपका
ज़िडोवुडिन। ये जो हमने पढ़ी है वो एंटी हेपेटाइटिस थी अभी तक जो पहले पढ़ी है। अब हम एंटी रिट्रोवायरस पढ़ेंगे। तो एंटी रिट्रोवायरस में पहला आता है हमारा नॉन न्यूक्लियोटाइड, पहले तो आता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, पहला आता है। और इसमें आता है, ये जो पहला आता है ज़िडोवुडिन के बारे में पढ़ेंगे। ज़िडोवुडिन जो होता है दोस्तों थायमिडिन एनालॉग होते हैं। इसके बाद इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ ब्रीफ में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स की ओवरऑल जो मैकेनिज्म जो ड्रग काम करती है, जैसे उसमें जो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की है ना, और यहाँ पर जो एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर है वो उसको इनहिबिट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को बढ़ने से रोकते हैं, जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन पे अनकोटिंग हो जाती है। पहले कोटिंग हो जाती है वायरस की, तो उस पर अनकोटिंग हो जाती है। अनकोटिंग होने के बाद वायरल आरएनए बनता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, एनआरटीआई न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये दोनों इस पर काम करते हैं। इनहिबिट करते हैं किसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं, जिससे वायरल डीएनए फॉर्म नहीं हो पाता है। और उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेट इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद होस्ट, होस्ट के साथ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, और फिर वायरल एमआरएनए बनता है। उसके बाद ये क्या होता है, वायरल एमआरएनए का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वायरल प्रोटीन। लेकिन जब ये इसको इनहिबिट कर देगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे करते हैं। ये पूरी ओवरऑल ओवरव्यू है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का दोस्तों। उसके बाद HIV प्रोटीएज है, जो ये प्रोटीएज इनहिबिटर इस पे काम करते हैं। किस पे, HIV प्रोटीएज पे। ये एंजाइम होता है, और जिसके कारण अगर इसको इनहिबिट करेगा तो बडिंग, रिलीज और मैचुरेशन नहीं हो पाएगा वायरस का। तो इस तरह सारे ये जो मैंने बताया ये सारा आप देख सकते हैं पूरा। ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स की सब ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि NRTI क्या करते हैं, है ना, इंटीग्रेज इनहिबिटर क्या करते हैं, और एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर क्या करते हैं। ताकि आपको मैंने अलग अलग इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स क्या करते हैं तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ, मतलब जो भी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ पे। इसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ज़िडोवुडिन की ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है। हेपेटिक ग्लूक्यूरोनिडेशन के द्वारा इसका मेटाबॉलिज्म होता है। क्रॉसेस प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करती है। डोज 300 मिलीग्राम PD होती है। ये एडल्ट डोज है दोस्तों। बच्चों में 180 मिलीग्राम होती है, और 6 से 8 घंटे पे दी जाती है ड्रग्स। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है, एनीमिया हो सकता है ना, हेपेटोटॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, और कॉमन साइड इफेक्ट तो आपको पता होंगे, नोसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब होते हैं। कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि इस ड्रग्स को इसके साथ नहीं देना चाहिए। ज़िडोवुडिन को पैरासीटामोल के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल इसकी ये टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि हमने बात करी कि ग्लूकोयूरिनाइड कंजुगेशन के द्वारा दोनों का माइक्रोसोमल वो होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, इसीलिए। एजोल जो होते हैं एंटी फंगल में आते हैं एजोल, इसको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स इनहिबिटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देते हैं। और ज़िडोवुडिन को स्टावुडिन के साथ भी नहीं देना चाहिए, ये भी एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं। इसको याद रखिएगा, इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, HIV में यूज़ किया जाता है, मतलब 2-3 अनदर ARV ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स के साथ इसको कॉम्बिनेशन में हमेशा दिया जाता है दोस्तों।